अच्छा, उसके लिए सबसे पहला केस ये है कि अगर थ्री इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स आ जाए ना, तो सबसे पहली बात तो ये कि हम आइगन वैल्यूज फाइंड करेंगे एक मैट्रिक्स बना के। वो मैं आपको बताऊंगा कैसे करेंगे, सब कुछ बताऊंगा, ईच एंड एवरीथिंग, सही है ना, ए टू जी। बस ये मैं कंडीशंस लिख रहा हूँ। पहली कंडीशन ये है कि अगर जो आइगन वैल्यूज आए हैं वो या तो ग्रेटर देन जीरो हो सारे के सारे, या जितने भी आइगन वैल्यूज आए हैं वो सारे के सारे लेस देन जीरो हो, तो हम कहेंगे कि ये इक्वेशन इलिप्टिक है। ठीक है। दूसरी कंडीशन ये है कि अगर इफ वन और मोर देन वन लेमडा आई इज इक्वल्स टू जीरो। ठीक है, एक या एक से ज्यादा, मतलब कोई एक भी या सारे भी या दो भी तीन भी, ठीक है, तो हम कहेंगे कि ये पैराबोलिक है। ठीक है। ये उसी का एक्सटेंशन है। अगर आप लोग देख रहे हो तो उसमें भी हमने ये कहा था कि अगर बी स्क्वायर माइनस फोर ए सी जीरो के इक्वल आ जाए तो पैराबोलिक हो जाती है, और इसमें आप देख भी सकते हैं कि एक भी अगर आइगन वैल्यू जीरो आ जाएगा तो वो पैराबोलिक हो जाएगी। सही है ना। तो जीरो हमेशा पैराबोलिक को रेफर करेगा। ठीक है। और सी कंडीशन हमारे पास ये है कि इफ वन ऑफ लेमडा आई इज लेस देन जीरो और ग्रेटर देन जीरो, यानी वन ऑफ कोई एक या लेस देन जीरो हो या ग्रेटर देन जीरो हो, और बाकी तमाम जो हैं एंड ऑल द रिमेनिंग हैव अपोजिट साइंस। ठीक है, हैव अपोजिट साइंस। ठीक है, यानी कोई एक भी अगर जीरो से छोटा या बड़ा है, फॉर एग्जांपल अगर एक पहला आइगन वेक्टर जीरो से छोटा आ गया और बाकी दोनों जो आ रहे हैं वो जीरो से बड़े हैं, या पहला जीरो से बड़ा आ गया और बाकी दो जो हैं वो जीरो से छोटे हैं, तो फिर हम कहेंगे कि ये हाइपरबोलिक है। ठीक है। अब हम इसको करके भी देखेंगे कि कैसे। अब हम क्वेश्चन पे आ जाते हैं। सपोज कि हमें क्वेश्चन गिवन है। अच्छा, एक बात और बता दूं, चले इसमें नोट्स में लिखा हुआ है, अब नोट्स में लिखा है तो सर जो है वो पूछ सकते हैं कुछ भी। तो ये जो होता है ना, ये आप लोग मल्टी वेरिएबल कैलकुलस में भी पढ़ रहे होंगे कि डेल्टा स्क्वायर यू जो है, डेल्टा नहीं है बेसिकली, ये नेबला है, नेबला। डेल्टा जो है वो ये होता है, इसको कहते हैं नेबला, और इन दोनों को कंबाइनली कहते हैं डेल ऑपरेटर। सही है, ये कहलाता है नेबला। ठीक है। और ठीक है चले, ये जो है ना ये इक्वल होता है डावा ओवर डावा, सॉरी, डावा, यस, डावा स्क्वायर ओवर डावा एक्स स्क्वायर यू प्लस डावा स्क्वायर ओवर डावा वाई स्क्वायर यू प्लस डॉट 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 डावा एन ओवर डावा जो भी डायमेंशन होगी यहाँ पे, सही है, उसको मैं लिख लेता हूँ एम एन टाइम्स यू। ठीक है, जितनी भी डायमेंशन होंगी एक्स वाई जी एस टी, ठीक है ना, क्योंकि हम मोर देन वन वेरिएबल की, सॉरी, बल्कि नहीं, इसको हम थ्री वेरिएबल तक ही रखेंगे अभी फिलहाल। सॉरी, मैंने गलत लिख दिया। हम इसको यूं नहीं करते, इसको हम थ्री वेरिएबल तक ही रखते हैं, थ्री इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स तक रखते हैं, क्योंकि हम थ्री इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स की बात कर रहे हैं अभी फिलहाल। तो ये थर्ड डायमेंशन जी है इंटू यू। ठीक है, इसका ये मतलब होता है, सही है ना। यानी इसको यूं भी लिख सकते हैं आप, यू एक्स एक्स प्लस यू वाई वाई प्लस यू जी जी। तो कहीं भी अगर ये लिखा हुआ आ जाए ना, तो उसका मतलब
ये होगा। ठीक है, उसका ये मतलब होगा। सही। तो इधर बेसिकली क्या इम्प्लाय कर रहा है, ये इम्प्लाय कर रहा है कि यू जो है वो फंक्शन है एक्स वाई जी का। तो कितने इंडिपेंडेंट वेरिएबल हो गए, 3 हो गए। पहले हमने बात की थी कि यू अगर फंक्शन है सिर्फ एक्स और वाई का, कि 2 इंडिपेंडेंट वेरिएबल हो। लेकिन अब आ गई कहानी 3 की। तो 3 के लिए हमारे पास आइगन वैल्यूज वाला केस यूज होगा। ठीक है, तो अब एग्जाम्पल कर लेते हैं। यहाँ तक क्लियर है सबको, आप लोगों को कोई मसला तो नहीं है? क्लियर है। ठीक है। अच्छा, फॉर एग्जाम्पल यही क्वेश्चन हम ले लेते हैं। अच्छा, पहले मैट्रिक्स बनाना सिखा दूं इसका। ठीक है, पहले मैट्रिक्स बनाना सिखा दूं। वैसे अगर आप देखें कि स्टैंडर्ड फॉर्म में अगर कोई पीडी आपको गिवन है, तो हमने ये देखा था कि 2 डायमेंशन में वो इस तरह की थी ना। मतलब 2 डायमेंशन कह रहा हूँ, मतलब 2 इंडिपेंडेंट वेरिएबल जब थे। ठीक है, अब 3 है तो कैसी होगी? ठीक है ना। तो ये कितने आ गए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, सारे आ गए। सेकंड डेरिवेटिव्स भी सारे आ गए, फर्स्ट डेरिवेटिव्स भी सारे आ गए, और इनके मिक्सचर भी आ गए, एक्स वाई, वाई जेड और जेड एक्स भी आ गया, प्लस जे यू इज इक्वल्स टू के। ठीक है, सही है। तो अब इसमें काम के कौन कौन से हैं? काम के सिर्फ जो है ना वो 6 हैं। इसका कोफिशिएंट, इसका कोफिशिएंट, इसका कोफिशिएंट, इसका कोफिशिएंट, इसका कोफिशिएंट, इसका कोफिशिएंट। बस ये 6 काम के हैं। 1 2 3 4 5 6। ठीक है, और इसी का हम मैट्रिक्स बनाएंगे। इसका मैट्रिक्स क्या बनेगा? सबसे पहले यू एक्स एक्स का कोफिशिएंट आ जाएगा, फिर यू एक्स वाई का आ जाएगा, फिर यू एक्स जेड का आ जाएगा। यू एक्स जेड और यू जेड एक्स एक ही बात है। ठीक है, फिर उसके बाद यू एक्स वाई का आ जाएगा। ठीक है, फिर उसके बाद यू वाई वाई का आ जाएगा, फिर यू वाई जेड का आ जाएगा। और यू वाई जेड और यू जेड वाई एक ही बात है। शुरू में सर, अगर आप लोगों को याद हो तो सर ने आपको बताया भी था, यंग्स थ्योरम होता है एक, जिसका मतलब ये होता है कि एफ हाँ ऑफ हाँ। एक्स वाई इज इक्वल्स टू एफ ऑफ वाई एक्स। सही है, इसी को क्लेराउट्स थ्योरम भी कहते हैं। सही है। तो ये एक ही चीज होती है, एक्स वाई और वाई एक्स कंटिन्यूअस फंक्शंस के लिए। ठीक है ना, जब कंटिन्यूअस हो। अगर कंटिन्यूअस नहीं है तो फिर नहीं होता, वो फिर अलग केस है। खैर इतने डेप्थ में हमने जाना नहीं है, हमारे करिकुलम का पार्ट नहीं है वो। ठीक है। अच्छा, उसके बाद क्या आ जाएगा? यू एक्स ई जेड आ एफ। जाएगा, यू एक्स जेड या यू एक्स जेड या यू जेड एक्स क्या है, वो ई है। यू वाई जेड या यू जेड वाई क्या है, एफ है। एंड यू जेड जेड क्या है, डी है। ठीक है। तो अगर आप देखें तो ये एक सिमेट्रिक मैट्रिक्स है बेसिकली। सिमेट्रिक मैट्रिक्स समझते हैं आप लोग? यस, समझते हैं। जिसका ट्रांसपोज जो है वो इक्वल होता है। ठीक है, तो ये एक सिमेट्रिक मैट्रिक्स है। ठीक है ना। तो अब ये आप लोगों को समझ में आ गया, ये क्या है, ये क्या है, ये क्या है। अब हम एग्जाम्पल पे आ जाते हैं। सही है, एग्जाम्पल पे आ जाते हैं हम।
क्वेश्चन 1 ले लेते हैं हम। यू एक्स एक्स, सबसे पहले हम बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन से स्टार्ट करेंगे। अब आपने क्या करना है, इसका मैट्रिक्स फॉर्म करना है। सही है, तो इसका मैट्रिक्स कैसा बनेगा? सबसे पहले यू एक्स एक्स का कोफिशिएंट 1 है, यू एक्स वाई का कोफिशिएंट कोई भी नहीं है 0, यू एक्स जेड का भी कोई नहीं है 0, यू एक्स वाई का कोई नहीं है 0, यू वाई वाई का 1 है, यू वाई जेड का कोई नहीं है 0, यू एक्स जेड का 0, यू वाई जेड का 0, यू जेड जेड का 1। ठीक है, तो ये आपके पास आइडेंटिटी मैट्रिक्स आ गया है। ठीक है, तो आइडेंटिटी मैट्रिक्स के अंदर आप लोगों को आइगन वैल्यूज निकालने की जरूरत ही नहीं होती, क्योंकि ये जो डायगोनल एलिमेंट्स होते हैं ना, ये बजाते खुद आइगन वैल्यूज होते हैं। ठीक है, तो लेमडा 1 1 है आपके पास, लेमडा 2 जो है वो भी 1 है आपके पास, लेमडा 3 जो है वो भी आपके पास 1 है। बेसिकली आइडेंटिटी मैट्रिक्स ही नहीं, सिर्फ कोई भी डायगोनल मैट्रिक्स, अगर कोई भी डायगोनल मैट्रिक्स क्या होता है, जिसकी डायगोनल एंट्रीज नॉन जीरो होती है, बाकी सारी जीरो होती है। तो कोई भी डायगोनल मैट्रिक्स आपके पास आ जाएगा तो उसकी आइगन वैल्यूज, जो डायगोनल एलिमेंट्स हैं वो खुद उसकी आइगन वैल्यूज होती हैं। ठीक है, और उसका ट्रेस जो है वो क्या होता है, उन आइगन वैल्यूज का प्रोडक्ट होता है। सही है ना? तो अब ये आइगन वैल्यू सारी 1 1 1 आ गई, सारी पॉजिटिव है। ठीक है, तो क्या मतलब हुआ इसका? अब पीछे चलें जरा, और केस 1 पे अगर चले हम, तो केस 1 क्या कह रहा था कि या तो सारी ग्रेटर देन 0 हो, या तो सारी लेस देन 0 हो, तो इलिप्टिक है इक्वेजन। तो यहां देखें सारे ही ग्रेटर देन 0 है। ठीक है, तो इक्वेजन क्या हो जाएगी, इलिप्टिक हो जाएगी, है ना? है सही है या कंफ्यूजन है? क्लियर है। क्लियर है, ठीक है, हो गया जी। चलें क्वेश्चन 2 पे चलते हैं। अच्छा जी, क्वेश्चन 2 ये कह रहा है कि यू टी माइनस डेल्टा स्क्वायर यू इज इक्वल्स टू 0। सही है, तो डेल्टा स्क्वायर यू का मतलब मैं आप लोगों को बता चुका हूँ क्या होता है। डेल्टा, सॉरी डेल्टा कह रहा हूँ, डेल 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 कहेंगे इसको, डेल्टा नहीं कहेंगे, डेल नेबला है ये, डेल ऑपरेटर कहते हैं। डेल स्क्वायर यू जो है वो इक्वल है यू एक्स एक्स प्लस यू वाई वाई प्लस यू जेड जेड। सही है, ये बेसिकली जो नेबला है ये जो है ना, ये है हेब्रू लैंग्वेज का वर्ड है। हेब्रू लैंग्वेज में जो हार्प होता है ना, हार्प एक आप लोगों ने शायद नाम सुना हो, म्यूजिक का एक वो होता है, इंस्ट्रूमेंट होता है हार्प, उसकी शेप इस तरह की होती है, इसलिए इसका नाम नेबला। ठीक है, तो अब देखें आप लोगों ने क्या करना है, यू टी माइनस यू एक्स एक्स माइनस यू वाई वाई माइनस यू जेड जेड इज इक्वल्स टू 0। अब अगर आप इस पे जरा गौर करें ना, तो ये जो इक्वेशन है, ये इसमें आप ये देखें कि 4 इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स इन्वॉल्व हो गए हैं। सही है, कैसे? पहला इंडिपेंडेंट वेरिएबल टी, दूसरा एक्स, तीसरा वाई, चौथा जेड, और यू जो है वो क्या है, वो तो एक इंडिपेंडेंट वेरिएबल है। तो ये इक्वेशन क्या इम्प्लाई कर रही है कि यू जो है वो फंक्शन है टी का, एक्स का, वाई का और जी का। ठीक है, ये बेसिकली 3 डायमेंशनल हीट इक्वेशन है। इसको कहते हैं 3 डायमेंशनल अनस्टेडी हीट इक्वेशन। ठीक है, अनस्टेडी हीट इक्वेशन, अनस्टेडी इसलिए क्योंकि डावा यू और डावा टी भी इक्वेशन के अंदर मौजूद है। अगर ये 0 हो जाता तो हम कहते हैं स्टेडी 3 डायमेंशनल हीट इक्वेशन। ठीक है,
तो अब इसमें आप देखें कि इसमें अब बताएं कि इसमें मैट्रिक्स जो है वो किस साइज का, किस डायमेंशन का मैट्रिक्स बनना चाहिए। 4x4। 4x4 का बनेगा। एक्सलेंट, 4x4 का बनेगा। और तरीकाकार वही होगा। सबसे पहले यू टी टी क्या है हमारे पास, यू टी टी कुछ भी नहीं है, जीरो है। ठीक है, फिर उसके बाद यू टी एक्स क्या है, वो भी जीरो है। यू टी वाई भी जीरो है, यू टी जेड भी जीरो है। सही है। उसके बाद यू एक्स टी क्या है, जीरो है। यू एक्स एक्स क्या है, -1 है। ठीक है। उसके बाद यू एक्स वाई जीरो है, यू एक्स जेड भी जीरो है। ठीक है। फिर यू वाई टी जीरो है, यू एक्स वाई जीरो है, ये -1 है, यू वाई वाई। और यू वाई जेड भी जीरो है, फिर ये भी जीरो है, ये भी जीरो है, ये भी जीरो है, और ये -1 है। अब देखें, ये भी डायगोनल मैट्रिक्स है। ठीक है, क्योंकि इसके डायगोनल एलिमेंट्स एग्जिस्ट कर रहे हैं, बाकी सारे जीरो हैं। तो इसके जो डायगोनल एलिमेंट्स हैं वही इसके आइगन वैल्यूज होंगे। तो पहला आइगन वैल्यू क्या आ गया, जीरो आ गया। दूसरा आइगन वैल्यू क्या आ गया, -1 आ गया। तीसरा आइगन वैल्यू क्या आ गया, वो भी -1 आ गया। चौथा आइगन वैल्यू क्या आ गया, वो भी -1 आ गया। तो अब जरा अगर पीछे चलें तो हमने पढ़ा था कि अगर एक भी आइगन वैल्यू जीरो हो जाए तो वो क्या हो जाती है, पैराबोलिक इक्वेशन हो जाती है। ठीक है, तो यहाँ पे एक आइगन वैल्यू जीरो है, तो इसका मतलब ये है कि ये पैराबोलिक इक्वेशन है, जो कि सही भी है। क्योंकि हीट इक्वेशन हम पहले ही स्टडी कर चुके हैं कि हीट इक्वेशन पैराबोलिक इक्वेशन होती है। सही है ना। तो ये तो 3 डायमेंशनल हीट इक्वेशन है, तो ये भी पैराबोलिक है। और अनस्टेडी है, अनस्टेडी है, अनस्टेडी अगर स्टेडी होती तो फिर वो लेप्लास इक्वेशन जैसी बन जाती, उसमें डावा यू और डावा टी जीरो होता। ठीक है, ये बात समझ में आ गई आप लोगों को? कोई क्वेश्चन है तो कर ले काइंडली। सही है, क्लियर है आप लोगों को? ठीक है जी, क्लियर हो गया आप लोगों को। मुझे बस आप 2 मिनट दें जरा। अच्छा, आप क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ आ जाते हैं। ठीक है। आप लोगों के मार्क्स कैसे आए हैं अपना आवरली में? मेजॉरिटी के रिकॉर्ड, मेजॉरिटी 5 के करीब है। 5, 7, 10। अच्छा, मैक्सिमम कितने आए हैं मार्क्स? 17। 17। 17 तो बहुत अच्छे मार्क्स आए, आउट ऑफ 18। हाँ। 17 किसके आए हैं, तो बहुत अच्छे मार्क्स आए। हसीब लड़का है एक। हसीब? अच्छा, हसीब पता नहीं कौन है। हमारा भी यही सवाल था बदर भाई, हसीब है कौन? अच्छा, आप लोग नहीं जानते कौन है? मतलब आपका क्लास फेलो नहीं है वो? है? हमारे बैच में है, लेकिन हमने उसको कभी क्लास में, मतलब हमको पता नहीं कौन है, ऐसा समझ लें। अच्छा, मतलब वो नहीं आता क्लास लेने? बदर भाई मुझे तो पता ही नहीं कौन है, मुझे आते जाते तो पता ही नहीं क्लास में कौन है। अच्छा, चले कोई बात नहीं। थोड़े से तो हैं आप लोग क्लास फेलो यार। हमारे बैच में तो 212 स्टूडेंट थे, हम तो सब एक दूसरे को जानते थे, हालांकि सेक्शन अलग अलग होते थे। कोविड की वजह से आप लोग थोड़ा दूर दूर रहे ना, असल में मसला ये हुआ है। अच्छा, चलें क्वेश्चन 3 की तरफ आ जाते हैं।
यू टी टी माइनस डेल स्क्वायर यू इज इक्वल्स टू 0, ठीक है। अच्छा, इस इक्वेशन को हम एक्सपेंड करते हैं तो ये कुछ यूं बन जाएगी। ठीक है, वही 4 इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स हैं तो 4/4 की मैट्रिक्स बनेगी। अब यहाँ पे पहले 0 था, अब 1 है कोफिशिएंट इसका, बाकी सारे 0 हैं। ठीक है, अब तो आप लोगों को आदत हो गई है, आसान है, मैं डायरेक्ट ही लिख रहा हूँ। ये समझ में आ रहा है ना मैं डायरेक्ट किस तरह लिख रहा हूँ ये? सही है। तो अब देखें, ये फिर वही डायगोनल मैट्रिक्स है, तो इनकी आइगन वैल्यूज जो है वो एलिप्टिक। ये किसने बताया एलिप्टिक? नहीं, ये एलिप्टिक कैसे है, आप बता सकते हैं? -1 होंगे ना इनके कोफिशिएंट्स, बाकी 3 होंगे। हाँ सॉरी, -1 होंगे, सॉरी। तो ये होगा -1, ठीक है, सही है। तो अब आप ये देखें कि एक आइगन वैल्यू जो है वो सिर्फ पॉजिटिव है, बाकी सारे साइंस अपोजिट है। तो हमने क्या पढ़ा था कि अगर एक <<0 हो या >0, बाकी सारे अपोजिट साइंस वाले हो तो वो हाइपरबोलिक हो जाती है, सही है। तो ये हाइपरबोलिक है, हाइपरबोलिक, सही है, ये हाइपरबोलिक है, ठीक है। चलें अब हम लास्ट क्वेश्चन को देख लेते हैं। ये थोड़ा सा जो है वो आप लोगों के लिए प्रॉब्लमेटिक भी होगा, और मेरे ख्याल से इस पे टाइम भी थोड़ा ज़्यादा लगेगा समझाने के लिए। क्लासिफाई U(x1 x1)। अच्छा, सिंबल्स से आप लोगों ने परेशान नहीं होना है, सही है ना, कि भाई ये क्या लिखा हुआ है x1 x1, पहले ये लिखा हुआ था अब ये लिखा हुआ है। सही है, इस चीज़ से आप लोगों ने परेशान नहीं होना। अच्छा, अब सबसे पहले कि इसमें कितने इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स हैं? इसमें 2 इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स हैं या 3 है? 3 है ना, x1 है, x2 है, x3 है, ठीक है ना। 3 इंडिपेंडेंट वेरिएबल है हमारे पास, सही है। यानी अगर मैं लिखना चाहूँ तो ये इक्वेशन कुछ इस तरह की है असल में। समझ रहे ना आप लोग मैं क्या लिखना चाह रहा हूँ? मैं इसको थोड़ा सा मजीद एक्सपेंड करके लिखना चाह रहा हूँ ताकि आप लोगों को समझ में आ जाए, ठीक है। प्लस डॉट 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 डॉट, ठीक है ना। तो अब अगर हम देखें इसमें और अपना मैट्रिक्स अगर हम डिफाइन करें तो 3/3 की मैट्रिक्स बनेगी, क्योंकि 3 इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स हैं, ठीक है ना। तो सबसे पहले U(x11) जो है वो 1 है हमारे पास, फिर U(x1 x2) 0 है, U(x1 x3) भी 0 है, फिर U(x2 x1) भी 0 है, फिर U(x2 x2) भी 0 है, फिर U(x2 x3) जो है वो ये है हमारे पास, ठीक है।
फिर ये भी 0 है, यू एक्स 1 x3, फिर यू एक्स 2 x3 जो है अच्छा x1 x3 x2 x3 एक मिनट में जरा देख लूँ इसको। x1 प्लस, अच्छा इसने इसको कुछ इस तरह किया है, इसको सिमेट्राइज पहले इसने किया है, तो मैं इसको सिमेट्राइज वर्जन इसका लिख देता हूँ, क्योंकि ये हमें पहले से पता है कि ये सिमेट्रिक मैट्रिक्स ही होता है ये, ठीक है ना। ये हमने पहले भी डिस्कस किया था जब मैंने जनरल फॉर्म लिखी थी, तो वो सिमेट्रिक मैट्रिक्स था, तो इसने इसको सिमेट्राइज किया है पहले, वो इस तरह लिखा है इसने। ठीक है, u(x1 प्लस 1 प्लस c(x2) u(x2 प्लस 1 प्लस c(x2) u(x3 इस तरह मैं लिख सकता हूँ इसको, ठीक है ना, सिमेट्राइज करने के लिए। तो इसको सिमेट्राइज कर लिया इसने, सही है। सिमेट्राइज करने के बाद अब इसको हम लिखेंगे, तो ये 1 है हमारे पास, ये 0 है, ये 0 है। अच्छा, सिमेट्राइज हमने इसलिए किया है, इसको अपनी आसानी के लिए किया है, ताकि हम आइगन वैल्यू जो है वो इजीली फाइंड कर सकें, सही है। तो वैसे 2 मतलब 2 टाइम्स 1 प्लस c(x2) इंटू u(x2 x3) भी लिखते तो कोई हर्ज नहीं था उसमें, सही है, कोई मसला नहीं था। अगर मैं वैसे भी लिखता ना कि यहाँ भी 2 इंटू 1 प्लस c(x2) लिखता और यहाँ भी लिखता, तो उससे भी कुछ कोई फर्क नहीं पड़ना था इस इक्वेशन के अंदर, ठीक है। ना इसके आइगन वैल्यूज पे कोई फर्क पड़ता, ना इस इक्वेशन को कोई फर्क पड़ता, ठीक है। अच्छा, आइगन वैल्यूज थोड़ी मतलब स्केलर मल्टीपल चेंज हो जाता, लेकिन उससे आइगन वेक्टर्स पे कोई फर्क नहीं पड़ता, सही है। तो ये हो जाएगा 0, ये भी 0, ये है जो हो जाएगा 1 प्लस c(x2), ये भी 0, ये 1 प्लस c(x2) और ये 0। अब मैं अगर इसकी आइगन वैल्यूज निकालना चाहूँ तो कैसे निकालूंगा आइगन वैल्यूज। तो आइगन वैल्यूज के लिए सिंपल है, अब देखें, अब ये डायगोनल डायगोनल मैट्रिक्स नहीं है ना, इसकी आइगन वैल्यूज निकालनी पड़ेंगी। तो उसके लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, a माइनस लेमडा आए, सही है। तो a क्या है, यहाँ पे 1 है। आप लोगों को आइगन वैल्यूज निकालने आते हैं? लीनियर अलजेब्रा पढ़ा है आप लोगों ने? हेलो। यस पढ़ा है। तो आप लोगों को आइगन वैल्यूज निकालने आते हैं? ये मैंने क्या किया, ये समझ में आया? जी। सिंपल a माइनस लेमडा आई किया है, सही है ना। a क्या है, ये पूरा मैट्रिक्स है a, ठीक है। माइनस लेमडा आई क्या होगा, चलें इसको मैं थोड़ा सा लिख देता हूँ। अच्छा, मैट्रिक्स एडिशन सब्ट्रैक्शन तो खैर आती ही होगी ना। ये आए, सही है। सॉरी, माइनस है बीच में ना, माइनस लेमडा है, सही है। a माइनस लेमडा है, तो ये 1 माइनस लेमडा टाइम्स 1 क्या हो जाएगा, 1 माइनस लेमडा। फिर ये 0 माइनस लेमडा टाइम्स 0 क्या हो जाएगा, 0। फिर ये 0 माइनस लेमडा टाइम्स 0 क्या हो जाएगा, 0।
ठीक है, इसी तरह ये सारे आ जाएंगे। ठीक है, अब ये डिटर्मिनेंट फाइंड करेंगे हम, तो इससे हमारे पास आइगन वैल्यूज आ जाएंगी। ये इक्वल टू 0 होता है, सही है। तो ये जाएगा 1 माइनस लेमडा टाइम्स माइनस लेमडा टाइम्स माइनस लेमडा माइनस 1 प्लस सी एक्स टू टाइम्स 1 प्लस सी एक्स टू। अच्छा, डिटर्मिनेंट निकालना आता है ना आप लोगों को? डिटर्मिनेंट का तो पता है ना कैसे निकालते हैं 3 by 3 मैट्रिक्स का? ठीक है, तो क्या होता है? आइदर 1 माइनस लेमडा इज इक्वल्स टू 0 और लेमडा स्क्वायर माइनस 1 प्लस सी एक्स टू स्क्वायर इज इक्वल्स टू 0। यहाँ से लेमडा 1 आ जाएगा हमारे पास, यहाँ से लेमडा स्क्वायर इज इक्वल्स टू 1 प्लस सी एक्स टू होल स्क्वायर आ जाएगा। दोनों पे रूट करेंगे, कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, एक लेमडा तो 1 है, दूसरा आ जाएगा प्लस माइनस 1 प्लस सी एक्स। तो ये 3 by 3 की मैट्रिक्स थी और तो हमारे पास 3 आइगन वैल्यूज भी आ गई। लेमडा 1 हमारे पास आया 1, लेमडा 2 हमारे पास आया 1 प्लस सी एक्स टू, लेमडा 3 हमारे पास आया -1 माइनस सी एक्स टू। ठीक है, ये आइगन वैल्यूज आ गई, लेकिन अब ये आइगन वैल्यूज कांस्टेंट कोफिशिएंट्स नहीं है, सही है ना? मतलब आइगन वैल्यूज देखें, आइगन वैल्यूज के अंदर क्या इन्वॉल्व हो रहा है? वेरिएबल इन्वॉल्व हो रहा है, वेरिएबल इन्वॉल्व हो रहा है। वेरिएबल क्या इन्वॉल्व हो रहा है? वेरिएबल x2 इन्वॉल्व हो रहा है, सही है ना? तो अब ये वेरिएबल के ऊपर डिपेंड करेगी कि ये किस टाइप की इक्वेशन बननी चाहिए। ठीक है, तो ये वाला तो फिक्स है ना, इससे तो हमें कोई मसला ही नहीं है। ये तो कांस्टेंट है 1 है, हमें पता है कि ठीक है ये कांस्टेंट है 1 है। ठीक है ना? बाकी दोनों को कैसे डिफाइन करें? बाकी ऐसे डिफाइन करेंगे कि अगर 1 प्लस सी एक्स टू इक्वल टू 0 हो जाए, तो इसका क्या मतलब है कि -1 माइनस सी एक्स टू भी 0 के इक्वल ही होगा, क्योंकि सिर्फ माइनस का तो फर्क है ना। माइनस अगर मैं कॉमन ले लूँ तो अंदर फिर वही 1 प्लस सी एक्स टू आ जाएगा। तो इसका मतलब ये है कि दोनों आइगन वैल्यूज 0 हो जाएंगी। देन लेमडा 1 इज इक्वल टू 1, लेमडा 2 इज इक्वल टू 0, लेमडा 3 इज इक्वल टू 0। तो इसका मतलब क्या है? हमने पढ़ा था कि एक भी अगर आइगन वैल्यू 0 हो जाए तो वो पैराबोलिक हो जाती है, तो ये पैराबोलिक हो जाएगी। ठीक है, और अगर और अगर 1 प्लस सी एक्स टू वो ग्रेटर देन 0 हो जाए, तो इसका क्या मतलब है? इसका मतलब ये है कि सी एक्स टू बराबर ये होगा ग्रेटर देन -1 के। सही है, 1 मिनट रुकिएगा, जरा कॉल आ रही है। तो ये आप लोगों को समझ में आ गया? हेलो। हाँ, हैं? पढ़ रहा हूँ बेटा, बस कम मत दो, जो मेरे मीटिंग का खत्म होता है 5-10 मिनट सब होते हैं, बस आखिरी
अच्छा, तो अगर जो है वो, इसका क्या मतलब है कि दिस implies that x2 is greater than -1/c। अगर ऐसा हो जाए तो क्या होगा, x2 -1/c से ग्रेटर हो जाए, x2 -1/c से बड़ा हो जाए तो क्या होगा। एक मिनट, पहले हमने डिस्कस कर लिया कि अगर ये 1 + x2 जो है वो 0 के इक्वल हो जाए तो ये पैराबोलिक हो जाएगी, सही है। और अगर 1 + cx2 0 के इक्वल ना हो, ठीक है, बाकी कुछ भी हो, तो ये क्या होगी, हाइपरबोलिक इक्वेशन हो जाएगी, ठीक है, क्योंकि ये पॉजिटिव हो जाएगा ये वाला, और एक पहले से पॉजिटिव है हमारे पास। और हाइपरबोलिक की यही कंडीशन है कि एक अगर साइन अपोजिट हो, बाकी एक मतलब कोई साइन, जो साइन है उसके बाकी सारे जितने भी अपोजिट हो तो वो हाइपरबोलिक हो जाती है। और अगर ये वाली इस कंडीशन में क्या होगा कि अगर x2 जो है वो -1/c से बड़ा हो जाए तो इस पे क्या फर्क पड़ेगा 1 + cx2 पे, यानी कि -1/c से कोई भी बड़ी वैल्यू मैं रखूंगा यहाँ पे तो क्या होगा, ये पॉजिटिव होगा या नेगेटिव होगा।